नमस्कार बच्चों, आज हम एनडीए का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली हुआ था संडे को। तो उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट और सेट ए से, ठीक है जी। तो 120 क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। ठीक सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल द डिजिट्स आर ओड। 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है अपने को, और उसमें सारे के सारे डिजिट क्या होने चाहिए सर? ओड। अब ओड डिजिट कौन कौन से होते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9। तो ओड डिजिट के अपने पास ऑप्शन कितने हैं सर? 5। तो सर पहले प्लेस पे मैं पांचों में से कोई सा भी डाल दूं? हाँ सर। सर दूसरे पे भी, सर तीसरे पे भी, चौथे पे भी। तो 5 की पावर 4, 625 आंसर आ जाएगा। अब 625 में आंसर कौन सा मैच हो रहा है सर? सर 625 में आंसर मैच हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर ए। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर है सर ए 625। ठीक है सर। तो इसके लिए भी 5 ऑप्शन, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए 5-5 ऑप्शन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से, और जो है वो 5 की पावर 4, 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन दिखाएं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। सर सेकंड क्वेश्चन है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि दिस n 2 की पावर r और c n r। ठीक है। तो सर इस बात का मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का मतलब, आप r के प्लेस पे एक बार 0 रख दो, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो, और जब तक n ना हो जाए जब तक रखते रहो। रख दिया सर, और उन सबका क्या कर दो सर? समीशन, यानी कि सम, और उसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूं कि हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है। ठीक है जी। सी एन आर मतलब एनसी। तो अगर मैं इसको एनसी 0 2 की पावर 0 लिखूं, हाँ जी सर, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, प्लस एन सी 1 2 की 1 प्लस एन सी 2 2 की 2, ऐसे करते 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 एन सी एन 2 की एन। मतलब ये जो इसने कंबाइन करके लिख रखा था समेशन फॉर्म में, उसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। ठीक है सर। सर ये थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल जैसा लग रहा है। हाँ भाई, बाइनोमियल जैसा लग रहा है। तो बाइनोमियल में तो 2 चीजें होती थी। हाँ जी। तो सर 1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कितनी ही बार मल्टीप्लाई करवा लो 1 आता है। हाँ सर। तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, 1 की पावर्स को इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि बाइनोमियल की फॉर्म में एडजस्ट हो जाए, तो बात बन जाएगी। और वैसे भी एनसीईआरटी में ही फर्स्ट एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में ऐसा सा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 2 की जगह क्या था सर? 3। तो आंसर में 3 की जगह क्या आ गया था? 4। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, तो आंसर में 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3। सर कैसे आएगा दिखाओ। अगर मैं 1 + 2 और पूरे की पावर n खोलूं, तो ऐसा सा ही सीन देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से, nc0 1 की पावर n 2 की पावर 0, nc1 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और भाई 2 की पावर नीचे वाला होता है, प्लस nc2 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर 2। ऐसा करते 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 सर ncn 1 की पावर 0 और 2 की पावर n, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है सर। सर 1 की पावर n इज 1, 1 की पावर कुछ भी कर लो हमेशा ही 1 रहेगा। तो ये और ये सेम बात लिखी हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल सेम बात लिखी हुई है। nc0 2 की 0, nc1 2 की 1, ऐसे करते करते ये ncn 2 की पावर n। इसका उत्तर कितना है सर? 1 + 2 यानी कि 3 की पावर n। तो इसका आंसर आ जाएगा सर अपना 3 की पावर n। 3 की पावर n जो है वो ऑप्शन बी में मैच हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन बी। ठीक है जी। ठीक है सर, ये 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो जी। तीसरा क्वेश्चन, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है जी, ये वर्ड दे रखा है। ठीक है जी। इसको, इसके अगर अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके मैं डिक्शनरी में अरेंज करूं, अब डिक्शनरी में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होंगे। हाँ जी सर। विद और विदाउट मीनिंग कितने ऐसे वर्ड बनेंगे? जब सी से वर्ड स्टार्ट हो उससे पहले कितने वर्ड बनेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर सी से पहले तो इसमें सिर्फ ए आ रहा है, मतलब इसका पूछने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि ए से कौन से बनेंगे, मतलब ए पहले प्लेस पे अगर मैं फिक्स कर दूं तो कौन से बनेंगे, वो सेम होंगे सी से वर्ड स्टार्ट होने से पहले वाले। सी से पहले ए वाले वर्ड ही तो बनेंगे ना। तो उसने ये पूछा है सी से पहले कितने वर्ड बनेंगे, मतलब जब पहले स्थान पे आप सी फिक्स करो उससे पहले कितने वर्ड आ चुके होंगे, ये क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ए को पहले पे फिक्स कर दो, फिर कितने वर्ड बन रहे हैं वो निकाल दो। ठीक है सर। तो इसमें 11 अल्फाबेट्स हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले वाले के लिए क्या ऑप्शन है सर? ए फिक्स करो, क्योंकि सी से पहले ए ही आता है। तो इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? 1। अब अगले प्लेस पे कुछ भी रख दो, तो अगले के लिए 10 ऑप्शन, अगले के लिए 9 8 7 6
5 4 3 2 1, तो ये 10 फैक्टोरियल आ गया। बहुत बढ़िया सर। सर जो रिपीट हो रहा है उसके नाम का रिपीटिशन भी डाल दो। तो m जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? 2 बार, तो m के नाम का 2 फैक्टोरियल आ गया। हाँ सर आ गया। a कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। बट a जो है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जो ये बचे हुए 10 हैं इनमें a एक ही बार आ रहा है, तो हम इनकी परमुटेशंस देख रहे हैं, तो इसमें a की रिपीटिशन नहीं लेंगे। ठीक है सर। सर t वाला जो है वो 2 बार आ रहा है। हाँ जी सर। बाकी सारे एक बार है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। इसको काट के दिखाओ सर। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल मेरे याद है 5040। ठीक है। बाय में 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये अपना बन जाएगा भाई 180 इंटू 5040। तो ये कुछ ऐसा सा आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा कौन सा आंसर मैच कर गया सर? ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया भाई ए सेट में। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने वर्ड्स होंगे जिसमें ए पहले प्लेस पे होगा, तो वो सी से पहले ही वाले हैं, तो सी से पहले वाले ए वाले इतने वर्ड बनेंगे। ठीक है सर। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। सर फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन, है ना? ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। पहले में फंक्शन में दे रखा है बेटा कि ये एक्स वाई है सर, ये एक्स माइनस वाई है, और आपको एक्स और वाई जो है वो इंटीजर से लेने हैं। ये पहली स्टेटमेंट है। उसने बोला है एफ इज अ फंक्शन, तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर होगा तो उसने जो बोला वो ट्रू है, और अगर नहीं होगा तो उसने जो बोला वो फॉल्स है। ठीक है। करके देखते हैं सर। सर फंक्शन कब नहीं होता ये ज्यादा जानना जरूरी था अपने लिए। तो फंक्शन कब नहीं होता? जब सर आगे वाला एलिमेंट सेम हो और पीछे वाले सेट के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर ले। मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट अगले दूसरे वाले सेट के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अगर पेयरिंग कर ले तो गड़बड़ रहता है। ठीक है जी। तो हम इस तरीके से पेयरिंग करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि पहले वाला तो सेम आ जाए और दूसरे वाला अलग अलग आए। क्या देखते हैं बात बन रही है या नहीं? हाँ जी सर। सर मैंने x को 4 ले लिया और y को 3 ले लिया। अब x y करने से कितना आ रहा है 12, और x माइनस वाई करने से कितना आ रहा है 4 माइनस 3 1। तो 12 ने किसके साथ इमेज बनाई? 1 के साथ। ठीक है जी। दूसरे केस में हम x को 6 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं, तो x y का फिर आंसर 12 आया, और x माइनस वाई का आंसर कितना आया सर 4। अब के 12 ने किसके साथ इमेज बनाई? 4 के साथ। तो सर इस 12 ने 1 के साथ भी इमेज बना ली, सर इस 12 ने 4 के साथ भी इमेज बना ली, और सारा इंटीजर में भी जा रहा है, यानी कि ये तो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी। ये वाली तो नहीं है। दूसरे वाली देखते हैं भाई। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? पहले वाली तो फॉल्स है। ठीक है। दूसरे वाली कह रही है भाई फंक्शन हो अगर एक्स वाई के साथ x प्लस वाई दे रखा है, और आपको ये नेचुरल लेने हैं। हालांकि हमने तो इस केस में भी नेचुरल लिए थे, तो यही एग्जांपल चिपका देते हैं। सर x 4 y 3, तो x y का आंसर इज 12, x प्लस वाई का आंसर इज 7। तो 12 ने किसके साथ पेयरिंग करी? 7 के साथ। फिर सर x 6 ले लिया, y 2 ले लिया, तो x y का आंसर फिर 12 आया, तो x प्लस वाई का आंसर कितना हो गया सर 8। आपके 12 ने किसके साथ पेयरिंग करी? 8 के साथ। सर इसमें भी देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, दूसरे वाला अलग अलग है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो दोनों के दोनों ही फंक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इनमें से करेक्ट कौन सी है? ना पहली करेक्ट है ना दूसरी करेक्ट है, तो नीदर वन नॉर टू बोथ आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो तुम्हारा मैच हो जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा था क्वेश्चन? हाँ जी ठीक था। चलो जी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सुने। फिफ्थ क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है बस फैक्टराइज करना है। ऐसा ही सिमिलर काइंड का क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। तो टेक्स्ट बुक से भी काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक वाले ये शुरू के तो 5वें क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसने सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से करी है। तो भाई 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। उसने बोला है कि अपना डिटरमिनेंट है a11 12 13, ये तो होता ही है, a21 a22 a23 a31। ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है अपने को। इफ a13 जो है वो yz है, a23 जो है वो zx है, a33 जो है वो xy है, और इनके माइनर भी दे रखे हैं। माइनर इसका दे रखा है z माइनस वाई, इसका दे रखा है z माइनस एक्स, और इसका दे रखा है y x। ठीक है जी। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर डिटरमिनेंट की वैल्यू इज
A13 इंटू में M13, ठीक है जी। बीच में माइनस का निशान आता था सर, A23 इंटू में M23 प्लस फिर A33 इंटू में M33, ठीक है। असलियत में फार्मूला जो है वो को फैक्टर्स से होता है, पर चूंकि यहाँ माइनर दे रखे थे उनका क्या एडजस्ट करना, इसी में माइनस प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस क्यों आया, क्योंकि इवन था, इसमें ओड था तो माइनस लग गया और इवन था तो प्लस लग गया, इनका सम 3 + 3 इज इवन, इवन में प्लस लगता है, ओड में माइनस लगता है। ये माइनर और को फैक्टर के बीच रिलेशनशिप होता है, ये आपने पता है, ठीक है जी। तो सर इसकी वैल्यूज डाल देते हैं, तो YZ × Z - Y माइनस ZX × Z - X प्लस XY × Y - X। अब आपको अपनी 9th क्लास की फैक्टराइजेशन की नॉलेज यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। देखो ये वाला एक कोई सा भी एक पकड़ लो, एक तो फैक्टराइज है ही। अब अगर मैं इन दोनों ही पेयर का फैक्टराइज कर दूंगा तो यही ना आ जाएगा, तो एक इसका पकड़ लो, एक इसका पकड़ लो, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। देखो जी, YZ × Z - Y इज ओके रिपोर्ट, माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाओ Z² X + ZX² + XY² माइनस में X²Y, ठीक है जी, ठीक है जी। तो एक इसका इसके साथ पेयरिंग कर लो, इसका इसके साथ पेयरिंग कर लो, ऐसा करने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो सर ये YZ इंटू में Z - Y ओके रिपोर्ट, इनको एक साथ लिख लेते हैं, Z² X + XY² ये एक साथ लिख लिए, प्लस ZX² - X²Y ये एक साथ लिख लिए, ठीक है। अब इनमें से और इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, YZ इंटू Z - Y, इन दोनों में से कॉमन क्या है सर, माइनस का x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो Z² - Y² और प्लस का X² कॉमन ले लूँ तो Z - Y। मैंने जान के माइनस का x कॉमन लिया है ताकि Z - Y पूरे से बाहर आ सके, तो Z - Y पूरे से बाहर आ गया, ये YZ - X इंटू इसमें बच जाएगा Z + Y, Z² - Y² इज Z + Y इंटू Z - Y, तो Z - Y अपना बाहर हमने खींच लिया है, प्लस का इसमें X² बच गया। अब सर इसके अंदर भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, YZ - XZ - XY + X², तो Z - Y तो चल ही रहा था बाहर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर इन दोनों में से अगर मैं Z कॉमन ले लूँ तो Y - X, इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ X तो Y - X। क्यों लिया सर, क्योंकि Y - X भी बाहर पहुँचाना था, तो Z - Y इंटू में Y - X इंटू में Z - X, ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है सर, बताइए जरा, Z - Y, Z - X, Y - X, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वेरी 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सुने ध्यान से। तो 6th क्वेश्चन है सर, 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन क्या है, ए तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है सर, 1 0 0 0 cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा और माइनस का cos थीटा, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो एडजॉइंट ऑफ ए और इनवर्स अगर हम निकाल ले तो उससे बात बन जाएगी। तुम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के देखना, पहले ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखो, 1 इंटू माइनस कॉस के थीटा माइनस में साइंस के थीटा, तो सोल्व साल करके ये -1 आ जाएगा, क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कितना होता है 1, तो उससे ये सोल्व करके -1 ए की डिटरमिनेंट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है सर। एडजॉइंट ऑफ ए अगर तुम निकालने बैठोगे तो सोल्व कर लेना उसमें, तो ये आएगा सर 1 0 0, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, हाँ जी सर, ये 0 0, ये माइनस का कोस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा, ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए सोल्व करोगे। सर ये तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ, बस माइनस के निशान का फर्क है, यस 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 मेरे बच्चे, यही तो था। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो -a के बराबर आ गया। अब सर पहली स्टेटमेंट तो सत्य हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ a प्लस a इज अ नल मैट्रिक्स, ये तो सत्य हो गई सर, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब सर अगर मैं a इनवर्स निकालूं तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ a बाय में माइनस, वो सॉरी a की डिटरमिनेंट वैल्यू ये होता है, ठीक है जी। अब सर ये -a था और सर a की डिटरमिनेंट वैल्यू -1 थी, मतलब a इनवर्स तो a के बराबर आ गया, a के बराबर आ गया भाई। तो अब हमने पढ़ा था a प्लस एडजॉइंट ऑफ a जो है वो नल मैट्रिक्स थी, हाँ जी सर बिल्कुल थी। तो a की जगह अगर मैं a इनवर्स रख दूं तो ये भी नल मैट्रिक्स होगी, हाँ जी सर बिल्कुल होगी। और उसने तीसरा ऑप्शन दिया है a माइनस ए इनवर्स, जब a बराबर a इनवर्स है तो a माइनस ए इनवर्स भी नल मैट्रिक्स होगी, हाँ जी सर बिल्कुल होगी। तो भाई तीनों के तीनों ऑप्शन सही आ गए, तीनों के तीनों ऑप्शन सही आ गए कि भाई तीनों जो है वो नल मैट्रिक्स होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है सर, डी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान, हाँ जी सर बहुत आसान। चलो जी 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेना। चलो जी सर 7th क्वेश्चन दिखाएं सर, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जी हमने इसके 6 क्वेश्चन देख लिए, बहुत बढ़िया सर।
7वां क्वेश्चन, इफ x इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, हाँ जी सर, x मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 3, y मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 3 और z मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 2, ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है जी। अब वो अपनी पहली स्टेटमेंट रखता है कि भाई ZY और साथ में x, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसमें नो एंट्रीज होगी। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और नो एंट्रीज करवानी है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 की होगी। करके देख लेते हैं एक बार सर। सर Z का ऑर्डर इज 3/2, y का ऑर्डर इज 2/3 एंड x का ऑर्डर इज 3/3। तो भाई अगर मेरे को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। हाँ जी सर सेम है। अब ZY का ऑर्डर कितना आ जाएगा सर 3/3, x का ऑर्डर कितना था 3/3, इनकी भी मल्टीप्लाई होगी तो ZY इंटू में x, इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 आ जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ जी सर, 3/3 मल्टीप्लाई करके नो एंट्रीज भी आ जाएगी, यानी कि भाई इसकी पहली स्टेटमेंट तो है वो ट्रू थी। ठीक है सर, दूसरी दिखाओ। दूसरी क्या थी, x इंटू वाई जेड। अब के y और z को सॉरी y पहले पे है और x z दूसरे पे है। ठीक है जी। अब के उसने x z का पेयर बना लिया और साथ में अलग से y ले लिया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज कितनी है 4। अब 4 एंट्रीज स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाह रहा है 2/2। ठीक है सर, करके देखते हैं। x इज 3/3, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 2/3। बहुत बढ़िया सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इसके x के कॉलम और 2 z वाले के रोज, नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, है सर। तो y का ऑर्डर आया 2/3, x z का ऑर्डर आया 3/2, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो सकती है। सही है सर। तो y और x z इस पूरे का ऑर्डर कितना रहेगा सर 2/2। हाँ जी सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट होंगे, ये भी ट्रू है। थर्ड वाला दिखाओ सर। थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसका x इंटू में y z, इट इज नॉट डिफाइंड। करके देखते हैं सर। y इज 2/3, 3/2, दिस इज 3/3। तो x 3/3 है, बहुत बढ़िया। इनकी मल्टीप्लाई करके y z जो है वो 2/2 आ जाएगी। अब मैं x मैट्रिक्स मतलब 3/3 की मैट्रिक्स को 2/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता सर, क्योंकि इसके कॉलम 3 और इसकी रो 2। तो दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसने बोला था कि भाई ये नॉट डिफाइंड होगी, तो ये भी ट्रू है। तो भाई तीनों ही ट्रू है, हमें करेक्ट ढूंढना था, तो तीनों ही ट्रू है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, डी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, ट्रू है। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट दिखाओ सर, 8वां क्वेश्चन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन 8वां, तो 9वां भी बहुत छोटा सा है। हाँ जी सर, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 वेयर कंडीशन इज a not = 0। ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वाह जी सर। सम इज -b/a, प्रोडक्ट इज c/a, मतलब -b जो है वो c के बराबर होगा। ठीक है जी। उसने पूछा है क्या, हाउ मेनी दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉसिबल। सर x का कोफिशिएंट का नेगेटिव टाइम्स जो है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर हुए, ऐसा तो बहुत बार हो सकता है, इनफाइनाइट बार हो सकता है। तो इसके तो कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल है। तो भाई इनफाइनाइट ऑप्शन भी दे रखा है, इनफाइनाइट ऑप्शन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो गया सर, डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही नॉर्मल था सर। हाँ जी सर, 9th क्वेश्चन दिखाएं। 9th क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √5 आर इनफाइनाइट। यस सर, इर्रेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो भाई √2 और √5 के बीच इर्रेशनल ढूंढने थे, तो सर ये तो है ही इनफाइनाइट। √2 को अराउंड में 1.41 लिख लूँ। हाँ जी सर लिख लो। इसको मैं 2.24 अराउंड कुछ लिख लूँ, ऐसा कुछ आएगा, वो देख लेना। ठीक है, हमारा भाव ये समझने का है कि इसके बीच आप इतने नंबर कैसे क्रिएट करोगे। अब देखो कितना तगड़ा मार्जिन है, 1.41 मतलब 14 से लेकर 22 तक का मार्जिन है, एक अराउंड सोचे तो इसके बीच में तो हम इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ढूंढ सकते हैं। सर कैसे, 1.510 100 1001 ऐसे करते करते इनफाइनाइट बार हो जाएगा। ऐसे करके तुम कोई और पैटर्न चला देना, 1 की जगह 2 रख देना, बहुत से इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। हाँ जी सर, इनफाइनाइट आ सकते हैं। भाई ये स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारी ट्रू थी। ठीक है जी सर, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हो गई, सेकंड देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल द ओड इंटीजर्स लेस देन 100, ओड नंबर्स लेस देन 100 आर फाइनाइट।
अब देखो, जो बच्चा ये सोचेगा कि सर इंटीजर्स हैं और भाई ओड नंबर जो है वो पॉजिटिव वाले ही होते हैं, तो वो इसको ट्रू लगाएगा। बट एक्चुअल में जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि -1, -3, -5, वो भी तो ओड है ना, और इंटीजर भी है, तो वो भी काउंट होंगे। तो इस वजह से इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ओड नंबर और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है सर? जो नंबर 2 से भाग हो जाए वो इवन है, जो नंबर 2 से भागना हो वो ओड है। तो इसमें नेगेटिव वाले भी आएंगे, पॉजिटिव वाले भी आएंगे, एज फार एज इंटीजर्स आर कंसिडर्ड, है ना। तो ये तो इनफाइनाइट थे सर, इनफाइनाइट थे सर। माइनस वाले सारे, -5, -3, -1 और फिर 1 ऐसे करते करते 99 तक, तो नेगेटिव वाले इनफाइनाइट हो गए ना। ठीक है जी, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फॉल्स है तो भाई पहली ट्रू है ना, और दूसरी फॉल्स है। तो ओनली वन इज ट्रू, पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरे वाली फॉल्स है। तो भाई अपना इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा? ए ऑप्शन मैच हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं सर, 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन अच्छा है मजेदार है, मजेदार। कैसे मजेदार है समझाते हैं, क्योंकि हमने इसका एक बार गलत आंसर लगाया था। दिखाता हूं मैं। 10th क्वेश्चन है सर, 2 + 4 + 6 + ... अप टू 2n अगर हम करें तो n² + n आंसर आएगा। हाँ जी सर, ये तो आसानी से दिख गया। कैसे सर? इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 2 + 3 + ... अप टू n आएगा। अब मेरे को n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला पता है सर, ऐसे ही मान लिएगा, मुझे बिल्कुल पता है। हाँ जी, तो n² + n आ जाएगा, यही दे रखा था भाई, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, अगला उसने पूछा है n² + n + 41, ये ऑलवेज प्राइम होगा। अब भाई इस तरह के क्वेश्चन होते हैं फंसाने वाले, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, काफी नंबर्स रखे, नहीं बना, तो मेरा दिमाग क्या सेट हो गया, भाई ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हर बार प्राइम आ रहा था, हर बार प्राइम आ रहा था। ठीक है, फिर मेरा ये आंसर गलत था, क्योंकि मैंने 41 नहीं रखा यहाँ पे, तो 41 रख के देखा तो बात बनी कि ये तो कंपोजिट है। सर कैसे? अगर आप n को 41 रख दोगे तो 41 का स्क्वायर + 41 + 41, हाँ जी सर, 41 कॉमन आ रहा है तो 41 + 2 बचेगा, तो 41 × 43। दो फैक्टर तो ये आ गए इसके, एक नंबर इटसेल्फ होगा, एक 1 होगा। तो सर इसके 2 से तो बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो हैंस नॉट अ प्राइम, तो ये प्राइम नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। हैंस ओनली वन इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए, 11th क्वेश्चन, मिटा दें? हाँ जी सर, तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है सर, उसने ये बातें बड़ी सोच सोच के कर रखी है कि P इज ग्रेटर देन Q, C इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x² + bx + c = 0, हेयर P एंड Q आर रूट्स। P और Q इसके क्या दे रखे हैं सर? रूट्स दे रखे हैं, और ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसमें C जो है वो पॉजिटिव है और P जो है वो Q के कंपैरिजन में बड़ा है। बहुत बढ़िया, तो उसने p² + q² - 11pq को 0 दे दिया, तो तुमसे p - q की वैल्यू पूछ ली। भाई ये क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है सर। सर इस पे जो दे रखा है ना, उस पे फोकस करते हैं। भाई इससे मैं p - q कैसे बना सकता हूँ? बहुत ही आसान है सर, p² + q² = 11pq हो जाएगा। हाँ जी सर, तो p - q के होल स्क्वायर में -2pq हो जाता है, तो दोनों तरफ -2pq कर दो, तो 11pq माइनस में 2pq कर दिया। हाँ जी सर, ये बन गया p - q का होल स्क्वायर, ये बन गया 9pq, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूटिंग ले ली, तो p - q मस्ट बी 3√pq। ठीक है, अब इन दोनों बातों का बहुत गहरा यूज होएगा। ठीक है, अब उसने बोला है सिंस c इज ग्रेटर देन 0, तो pq की जगह में c रख दूं? रख दो सर, बिल्कुल रख दो, तो ये √c आ जाएगा। ठीक है जी, अब सर इसमें पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? उसने बोल रखा है p इज ग्रेटर देन q, p इज ग्रेटर देन q है तो p - q मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे तो p - q का आंसर जो है वो प्लस वाला 3√c आ जाएगा। हालांकि उसने ऑप्शन में माइनस वाला दिया नहीं, अगर देता तो शायद बच्चा यहाँ के भी कुछ गड़बड़ करता, तो फिर थोड़ा ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता। तो इसका ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन है ये? 3√c का ए ऑप्शन है। ठीक है, तो p - q का आंसर जो है वो 3√c पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है जी, ठीक है।
ट्वेल्थ क्वेश्चन, क्वेश्चनों में क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन। वाह, मैं जब पेपर सोल्व कर रहा था ये वाला अपना बैठ के, तो मेरे को ट्वेल्थ क्वेश्चन पहला ऐसा लगा था कि हाँ भाई इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ किया जा सकता है। इसके लिए मेरे को कई चीजें समझानी पड़ेगी, तो ध्यान से देखो। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 12। साइड कितनी दे रखी है 12, और लेंथ ऑफ साइड कितनी दे रखी है सर 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए पेशेंस रख के सुने भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो सर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ये होता है, ये अपने को पता होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल का देखोगे तो एन की प्लेस पे 3 रख दोगे तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180 180 आ जाएगा, ठीक है सर। इसमें अगर आप क्वाड्रिलेटरल का देखोगे तो 4 रख दोगे एन की जगह, तो 4 माइनस 2 2 2 इंटू 180 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसे करते करते हर पॉलीगन के टोटल एंगल्स का सम कितना होगा वो आ जाएगा। तो सर अपना तो 12 वाला था तो 12 रखो, 12 इंटू 2 तो 180, तो ये कितना हो गया भाई 1800 डिग्री हो गया, ठीक है जी। अब पॉलीगन की एक स्पेशल बात बोली गई है कि वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे एंगल, सारी साइड्स वगैरह सब बराबर है। तो सर ईच एंगल इंटीरियर वाला, ईच एंगल इंटीरियर वाला, ये मैं लिख देता हूं, वो कितना होगा सर 1800 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 150 डिग्री का होगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 150 डिग्री का होगा। अब ध्यान से समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है भाई, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। देखो जी ध्यान से, सर अगर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल अंदर इंस्क्राइब्ड करे, ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर ये ट्रायंगल सिमेट्रिक है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब रेगुलर पॉलीगन के तहत आ रही है, तो ये जो साइड है ट्रायंगल की और सर्कल जिस पे छुएगा वो बिल्कुल हाफ होगी, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, सिमेट्रिक है। ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अगर कोई और ट्रायंगल है तो बात अलग है, पर अगर रेगुलर पॉलीगन है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसा होएगा, ठीक है सर। तो अब जो हमारा केस बन रहा है उसमें वो रेगुलर पॉलीगन है 12 साइड वाला। तो अब जो सर्कल उसको टच करेगा वो एक तो ये पूरी साइड होगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी सर आधी हो जाएगी। अब इससे हम अपना डायग्राम बना सकते हैं कि कुछ रेगुलर पॉलीगन का इस तरीके का सीन रहा होगा, इस तरीके का कुछ सीन है ना, तो उसके बीच का एंगल कितना बना सर 150 डिग्री। यहाँ सर्कल का सेंटर है तो सेंटर वाला एंगल कितना बन जाएगा सर 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है 90, तो ये 90 ये 90 ये वाला 30 अपने आप निकल जाएगा क्योंकि ये 150 था, तो ये 150 से हमने ये 30 निकाल लिया और ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन 10th क्लास का हो गया। बस तुम्हें ये बात समझनी थी कि सर ये जो फिगर बनेगी ना इस टाइप की कुछ, इसमें ये साइड पूरी नहीं है, ये आधी है, तो ये वाली जो साइड है ये एक नहीं है, ये 1/2 यूनिट्स है। सेंटीमीटर में मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में पाएगी, हाँ सेंटीमीटर में, तो 1/2 सेंटीमीटर, बस ये समझना था, बाकी मेरा काम है करवाना। अब ये रेडियस है सर, हमने ये ज्वाइन कर दिया, अब ये पूरा एंगल 30 था तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी। तो ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इन ट्रायंगल OCB में मैं क्या लगा रहा हूँ सर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में तो टेंजेंट 15 इज इक्वल टू टेंजेंट 15, सामने वाला क्या होता है सर परपेंडिकुलर, y में बेस, ठीक है जी। अब टेंजेंट 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/√3 + 1 इज इक्वल टू 1/2r, हाँ जी सर। अब अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा सर √3 - 1 का होल स्क्वायर y में 2, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ जी सर 1/2r, ये भी सही है, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, सामने वाला परपेंडिकुलर, हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो भाई ये आ जाएगा अपना 4 - 2√3 y में 2 इज इक्वल टू 1/2r, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ जी सर आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी सर 2/4 - 2√3, हाँ जी सर। तो 2r की वैल्यू इज 1/2 - √3, ऐसा कुछ आ गया, है ना। दो मैंने जो है वो कैंसिल आउट करवा दिया। अब इसको रेशनलाइज करवा लो तो 2 + √3/2 + √3, तो 2r की वैल्यू जो है वो 2 + √3/1 आ जाएगी। तो यही पूछा था भाई डायामीटर कितना है, तो डायामीटर रेडियस का डबल होता है, तो इससे करके हमने इसका आंसर कौन सा मैच कर दिया सर, C ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। ठीक है जी, मेरे को ये लग रहा था कि कभी मैंने ये उल्टा सीधा ना लिख दिया टेंजेंट वाला, है ठीक है, इसलिए मेरे को लग रहा था कंफ्यूजन, पर इसके बाद अपना सही है। इसके बाद हमने ये स्टेप लिया सर, यहाँ से 1/2r आया, या फिर यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड कर लेते, या फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी और उसके बाद जो है वो अपना ये ऑप्शन मैच हो गया, C ऑप्शन। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसमें एक तो हमने ये चीज़ सीखी, तो उसके बाद सारे एंगल बराबर होंगे। उसके बाद हमने किस तरह से ट्रायंगल से ये ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये साइड जो है वो आधे पे काटता है ना, ठीक है जी।
तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन में बना लिया और फिर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, जैसा हम 10वीं क्लास में क्वेश्चन करते आए हैं ऐसे। तो नॉर्मल सा, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सुने भाई, ठीक है। ठीक है जी सर 13वां क्वेश्चन दिखाओ। लो जी देखो जी 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सुने। ए सेट में दे रखे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ये दे रखे हैं भाई, ठीक है जी। लेट एफ ए इंटू एन एफ एक्स विद द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर इज द रेंज। ठीक है सर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज द रेंज, ये तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में है ना। ठीक है जी, तो इसका प्राइम फैक्टर देखूंगा तो 7 आएगा, इसके प्राइम फैक्टर देखूंगा तो 2 आएंगे, इसका देखूंगा तो 3 आएगा, इसका हाईएस्ट वाला 5 आएगा, इसका हाईएस्ट वाला 11 आएगा, इसका हाईएस्ट वाला देखूंगा तो 3 आएगा, इसका हाईएस्ट वाला देखेंगे तो 13 आएगा, इसका देखेंगे तो 7 आएगा, इसका 5 और इसका 2। ठीक है सर, तो इसमें से अलग अलग वाले लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर हो जाएगा भाई। उसने पूछा है कि कितने इसके एलिमेंट बनेंगे, तो एलिमेंट कितने बनेंगे सर 6। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसको मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है सर, तो 14th क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है 14th क्वेश्चन। इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड चीजें पूछ रखी है, बहुत ही आसान है सर। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो उसने पूछ रखा है एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, और एक्स वाई अगर बिलोंग करता है तो क्या वाई एक्स भी करता है, ऐसे एक्स वाई और वाई जेड करता है तो क्या एक्स जेड भी करता है, इस तरह की बातें हैं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछ रखा है। ठीक है सर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या अप्रोच लेते हैं सर, एक्स वाई की जगह भी एक्स रख दो। तो क्या हर बार किसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के क्यूब के बराबर होगा, नहीं होगा सर। तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है भाई। ठीक है जी, सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है, तो क्या वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब होगा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। तो ये भी नहीं है भाई, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड क्यूब है क्यूब, तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर जेड क्यूब होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी दिख रहा था साफ के साफ। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम। तो इसमें सर उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ये उल्टा पूछ रखा उसने। ठीक है, यूजुअली वो पूछ रहा था अभी तक सारे क्वेश्चनों में कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। इसमें जान के उसने ये नोट वर्ड को थोड़ा सा बोल्ड में भी लिख के दिखाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, मतलब कौन सी फॉल्स है सर, तीनों ही फॉल्स है। 1 2 3 तीनों ही फॉल्स है, तीनों ही फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया सर, डी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो 14वां क्वेश्चन भी अपना हो गया। 15वां क्वेश्चन दिखाएं सर, बहुत आसान है 15वां क्वेश्चन, दिखाते हैं। देखो जी, तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सुने। सर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर आ जाए तो क्या बी बराबर सी होगा। अगर ये नहीं है तो ये एग्जांपल फ्रेम कर दो, कर दिया सर, बहुत ही आसान था। 1 और 2 ले लो, ठीक है, बी सेट को 1 और 3 ले लो, और सी सेट को 1 और 4 ले लो। ठीक है, तुम क्लियरली देख पा रहे हो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और बी में कॉमन था 1, ए और सी में कॉमन था 1, तो ये तो सेम आ गए। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी सेट और सी सेट आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि पहले वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या अगर यूनियन बराबर आ जाए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो क्या बी बराबर सी होगा क्या, इसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लो जी सर, ए ले लिया मैंने 1 और 2, ठीक है जी, बी ले लिया मैंने 1 और 3, और सी ले लिया मैंने सिर्फ 3। सही है, ठीक है जी। अब मेरा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। ए यूनियन सी करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, हाँ जी सर आ जाएगा। पर बी तो सी के बराबर नहीं आया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो सर उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो कोई सी भी करेक्ट नहीं है, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका डी ऑप्शन जो है वो अपना मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर, 16 क्वेश्चन बता दें। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस मार्कर में थोड़ी सी शाई कम हो गई, तो दूसरे वाला मार्कर ले लेते हैं। चलो जी, 16th क्वेश्चन।
तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वेयर आयोटा इज मॉडल रूट के अंदर -1, ये अपने को पता ही है। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, क्या क्या सर, मॉडुलस वैल्यू ऑफ z निकालो, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। पहले ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रियलाइज करवा लें क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल करवाओ। तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय, ये था 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, इसी को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 प्लस आयोटा साइन थीटा से, सही है। तो ये हो गया सर 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी। नीचे की तरफ आ गया 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 रख दिया, और प्लस में 2 साइन थीटा और साथ में आयोटा, और नीचे वाला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों के बटे में अलग अलग से लिख दिया है। सिंपल स्टफ, ये हो गया भाई, ठीक है सर। सर अब मेरे को मॉड जेड निकालना है, तो मॉड जेड होगा सर 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 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होएगा, हाँ जी सर। 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होएगा, हाँ जी सर, बिल्कुल होएगा। तो ये बन जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला ही बन जाएगा, कट के 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस में 2 साइंस के थीटा और प्लस में 4 साइंस के थीटा, और नीचे की तरफ है 1 प्लस साइंस के थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया अपना। तो 1 प्लस साइन 4 थीटा प्लस में माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइंस के थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, और 1 प्लस साइंस के थीटा का होल स्क्वायर ही नीचे बन जाएगा। तो कट के आंसर कितना आ गया सर, √1 विच इज 1, ठीक है जी। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा इसमें ऑप्शन मैच कर गया अपना ए ऑप्शन में दे रखा है कि मॉड जेड की वैल्यू कितनी है सर, 1 है, ठीक है जी। अब इसका हमें ये जेड वाला मॉड जेड वाला पार्ट हटा देते हैं, इसी से रिलेटेड 17वां क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसी में ही 17वां क्वेश्चन है, तो वो 17वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। उसने बोला है दिस इज प्योरली रियल, इसको प्योरली रियल होने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट का 0 होना चाहिए, हाँ जी सर। तो इमेजिनरी पार्ट तो ये वाला था, यानी कि 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइंस के थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, हाँ जी सर। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर n पाई। हमें पता है कि साइन थीटा कहाँ 0 होता है सर, 0 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे, फिर 360 डिग्री पे, ऐसे करते करते 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और माइनस में भी माइनस पाई -2 पाई -3 पाई, तो n पाई पे होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सर कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका ऑप्शन मैच कर जाएगा अपना सी 17वें का, ठीक है जी। तो 18वां क्वेश्चन भी इसी में ही है कि भाई हमें तो ये प्योरली इमेजिनरी चाहिए। प्योरली इमेजिनरी अगर आपको चाहिए तो इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा ना आपके। अब रियल पार्ट क्या था, रियल पार्ट ये वाला था, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको 0 रख दो। अब कोस थीटा 0, अब कोस थीटा 0 कहाँ पे होता है सर, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे होता है भाई, ये तो अपने को पता है ना, कि भाई कोस थीटा सबसे पहले 0 कहाँ पे आया, 90 डिग्री पे, फिर 270 डिग्री पे, फिर 450 डिग्री पे, मतलब 90 को अगर आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में, तो कोस थीटा 0 जा रहा है, हाँ जी सर। इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, बी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड थे, 16वां 17वां 18वां, तो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाओ सर। चलो जी सर 19th क्वेश्चन दिखाओ। तो लो जी 19th क्वेश्चन देखो तुम। 19th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक में भी है ऐसा सही क्वेश्चन, ठीक है। लेट पी बी द सम ऑफ n पॉजिटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन। इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन का अपने आप में क्या मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है। क्या वो बी द सम ऑफ n पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अनदर इंक्रीजिंग ए पी बी, ठीक है। लेट पी बाई क्यू इज दिस, ठीक है। तो भाई अपना 19वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। पी बाई क्यू जो है वो किसके बराबर है, 5n + 4 / 9n + 6। तो ये पहली एपी का सम है इन टर्म्स का, तो n/2 × 2a + n - 1 × d इसका आंसर हो जाएगा। दूसरी वाली का ये है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये डिफरेंशिएट दिखाना था कि भाई एपी अलग अलग है। तो एपी अलग अलग दिखाने के लिए मैंने क्या किया सर, पहली एपी का
फर्स्ट टर्म को छोटे ए से और कॉमन डिफरेंस को छोटे डी से रिप्रेजेंट कर लिया, और भाई दूसरी एपी के लिए बड़ा ए और बड़ा डी यूज़ कर लिया। इससे पता लग गया कि भाई ये क्या है, अलग अलग एपी है। ठीक है सर, तो n/2 कट जाएगा, 2 से भी डिवाइड करवा लो, करवा लिया सर। तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा 5n + 4/9n + 6 के बराबर है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या गया, फर्स्ट टर्म का रेशियो बताओ। पापा फर्स्ट टर्म का रेशियो बताना है तो इस चीज को 0 रखना पड़ेगा ना। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। n की जगह अगर मैं 1 इसमें चेप दूंगा तो a/a = 5 × 1 + 4/9 × 1 + 6। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। तो 3/5 जो है वो इसका आंसर मैच कर जाएगा। अब 3/5 कहाँ था सर, डी ऑप्शन है भाई 19वें का। ठीक है, बहुत ही आसान था। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी 10th टर्म का रेशियो बता दो। 10th टर्म मतलब a + 9d में a + 9d, ये निकालना अपने को। ठीक है सर, अपना रेशियो दे रखा था ये। अब इसको इसके जैसा मैच करने के लिए मेरे को 9 - 1/2 को कितना रखना पड़ेगा सर, सॉरी 9 बोल गया मैं, n - 1/2 को 9 रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो n की जगह 19 रखने पे बात पड़ेगी। तो a + 9d / a + 9d = 5 × 19 + 4/9 × 19 + 6। तो ये आ जाएगा 171, 6, 177, और ये आ जाएगा 19, 95, 99। 3 से 1 कट रहा भाई, 3 से 1 कट रहा है, तो इसका 33/59 मैच कर जाएगा। 33/59 कहाँ गया अपना रेड पेन? रेड पेन कहाँ रख दिया भाई हमने, नीचे तो नहीं गिर गया? चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, इसका ऑप्शन मैच कर जाएगा अपना सी, है ना, सिंपल है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, अपना सी मैच कर जाएगा। ठीक है, 20th का। ठीक है जी, अगला 21 क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं, बिल्कुल ही आसान है। इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस, देखो हमने तो ऐसे ही ले रखा था, छोटा डी जो है वो पहली एपी के लिए लिया था और बड़ा डी जो है वो दूसरी एपी के लिए लिया था। तो उसने पूछा है कि डी और डी में रिलेशनशिप बताओ क्या है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाली चीज जो है वो दूसरी एपी के लिए यूज की गई है 9n + 6, और ये वाली जो है वो पहली एपी के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो कायदे से देखा जाए तो नीचे वाला बड़ा है सम, ऊपर वाला छोटा है। हाँ जी सर, सम बड़ा या छोटा है, यानी कि इसकी टर्म्स बड़ी रही होंगी, इसकी टर्म्स छोटी रही होंगी। हाँ जी सर, तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो नीचे वाली का ज्यादा आना चाहिए, ऊपर वाली का कम आना चाहिए। हालांकि ये डिफरेंस सम का जो है वो फर्स्ट टर्म से भी क्रिएट किया जा सकता है। हो सकता है ऐसा भी दिमाग में आए कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो, डी छोटा हो, पर अगर डी छोटा हो जाएगा और ए ज्यादा होगी तो वो कवर करने में उतना नहीं बनेगा कि ये सम हमेशा ही ज्यादा रहे इससे, है ना। अब ये वाला दिख रहा है कि ये वाला सम हमेशा ही इससे ज्यादा है, इसका एक ही रीजन है क्या, कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन डी, तभी ऐसा हो सकता है। तो भाई 21वें का ऑप्शन मैच कर जाएगा कि दूसरे वाली एपी का कॉमन डिफरेंस पहले वाली एपी के कॉमन डिफरेंस के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाओ सर। नेक्स्ट कौन सा है भाई, 22वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन, 23वां, 24वां, ये एक ही क्वेश्चन से कनेक्टेड हैं सारे के सारे। तो ये देखते हैं अपन एक बार अच्छे से। ठीक है, ठीक है जी, तो कौन सा 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन है सर, पहले तो एक्सपेंशन देखो, बाइनोमियल ये दे रखी है भाई। ठीक है जी, यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x3 एंड x6 आर इक्वल। तो हमें पता है भाई ये क्यू, x तो पीछे की तरफ है, तो इसकी जितनी पावर होगी वही कोफिशिएंट में, कॉम्बिनेशन वाला जो कोफिशिएंट होता है उसमें नीचे आता है। हाँ जी सर, तो x³ और x6 के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, ऐसा उसने बोल रखा है। तो 9c3 p की 6 q की 3 इज इक्वल टू 9c6 p की 3, इन दोनों का डिफरेंस और q की 6। सिंपल स्टफ, बहुत ही आसान। तो 9c3 से 9c3 उड़ गया सर। अब p6 q3 माइनस p3 q6 बीइंग इक्वल टू 0, तो p³ q³ कॉमन आ रहा है, p³ माइनस q³ इज इक्वल टू 0। तो p³ q³ इंटू में p माइनस q इंटू में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। हाँ जी सर, बन रहा है। तो p और q में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो p बराबर q बराबर 0 आ जाएगा एक तरह से। तो p हो सकता है p 0 हो, या तो p 0 या फिर q 0 या फिर p बराबर q।
सही है भाई। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे थे उससे हमें जो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी उसमें ये वाली चीज सेटिस्फाई करवा रही थी, है ना, तो हमने ये ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, वैसे भी अगर पी 0 हो गया तो क्वेश्चन में बाइनोमियल का हिसाब किताब नहीं बनेगा ना, वो 0 रख के, और तो यही ऑप्शन मैच कर रहा था। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया सर, इसका ए ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, पी के बराबर होगी। ठीक है जी, ठीक है सर। इसी में एक बात और पूछ रखी है, आ जाएगा क्या क्या यहाँ पे, हाँ करके देखते हैं हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखो भाई p प्लस, अगला क्वेश्चन कौन सा है 23वां, p प्लस क्यू एक्स की पावर 6 दे रखी थी, 6 दे रखी थी, 9 दे रखी थी भाई, सॉरी मैं ये 6 कैसे ले गया, 9 दे रखी थी। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी सर, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें 10। तो 10 में बीच में कौन कौन सी आएगी सर, 5वीं और छठी। ठीक है जी, तो कोफिशिएंट ऑफ A5 बाय कोफिशिएंट ऑफ A6 ये अपने को निकालना था। तो कोफिशिएंट ऑफ A5 इज 9C, अच्छा मैंने यहाँ 9 लिया ना, हाँ ठीक है, हाँ जी, तो 9C, फिफ्थ है यहाँ पे तो 4 आएगा, ऐसे ही 6 है यहाँ पे तो 5 आएगा। पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस और दूसरे वाले की पावर ये एज इट इज, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस और दूसरे वाले की एज इट इज। अब 9C4 और 9C5 तो इक्वल होते हैं कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से कि NCR बराबर NCN माइनस आर, इसी के तहत मैंने यहाँ पे भी ये काट दिए थे, बताना भूल गया होगा, है जी। तो ये P आ गया, ये Q आ गया, तो भाई इसका आंसर तो P बाई Q आ रहा है। तो P बाई Q आ रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया सर, B ऑप्शन मैच कर गया इस वाले का। ठीक है, तो इसका B ऑप्शन, इसका A ऑप्शन, इस तरीके से मैच कर जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है 24वां, वो दिखाते हैं। ठीक है, चलो तो सर 24वां क्वेश्चन भी इसी एक्सपेंशन से रिलेटेड था, ये एक बार मैं दोबारा रख देता हूँ। सर क्या था, P प्लस क्यू एक्स और पूरे की पावर 9। इसमें 24वां क्वेश्चन क्या है सर, अंडर व्हाट कंडीशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x4 आर इक्वल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 ये इक्वल थे। बहुत बढ़िया सर, इक्वल करके दिखाते हैं। तो ये आ जाएगा 9C2 P की 7 क्यू की 2 इज इक्वल टू 9C 4 का ना 4, हाँ 4 P की 5 और क्यू की 4 एज इट इज। ठीक हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। अब सर अगर मैं इनको काटूँ तो P7 क्यू स्क्वायर बाय P3 क्यू 4 इज इक्वल टू P5 सॉरी 9C4 बाई 9C2 ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ जी सर, अगर मैं इसको काट दूं तो ये बन जाएगा P स्क्वायर और इसको काट दूं तो बाई में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और इसका हम रिवर्स कर लेते हैं, 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, ये कट गया। हाँ जी सर कट गया। तो 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 के फैक्टोरियल पर रोक दिया, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल, ये कट गया भाई। तो ये 7/2 आ गया, मतलब P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कितना आ गया सर 7/2। ये ऑप्शन में अपना दिया हुआ था, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है सर अपना, B ऑप्शन मैच कर जाएगा इसमें। ठीक है, आसान था, हाँ जी सर बिल्कुल आसान था। चलो जी नेक्स्ट दिखाते हैं, हो गया 24वां। ठीक है सर, 25वें क्वेश्चन से शुरुआत करो सर। अगला और है, ये तो बहुत आसान आ गई, बहुत ही आसान आ गए, मक्खन क्वेश्चन आ गए कति। हाँ भाई 25वां क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 वोवल एंड 2 कंसोनेंट विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है जी, पहले इसमें देख लेते हैं कि वोवल्स कितने हैं। वोवल है इसका U E I O, कंसोनेंट कितने हैं वो भी देख लेते हैं, Q S T N, ये देख लिया भाई हमने, बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है जी, उसने बोला 2 वोवल होने चाहिए, तो हमारे पास टोटल 4 है, उसमें से 2 लेने हैं मतलब कंबाइन करने हैं, तो कॉम्बिनेशन लगेगी, सिलेक्शन लगेगा। ठीक है सर, अब इसमें से भी 2 लेने थे, ये भी ले लिए 4 में से 2, बहुत बढ़िया। उसने बोला वर्ड बनाने हैं, अब मेरे पास 2 अक्षर यहाँ से आगे, 2 अक्षर यहाँ से आगे, 4 अक्षर का कलेक्शन मैंने कर लिया, चारों को अरेंज कर दो। चारों को अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए परमुटेशन लगती है। तो 4C2 का आंसर 6 आ जाएगा, 4C2 का आंसर 6 आ जाएगा, जिसका 24 आ जाएगा। तो 36 इंटू 24 करके तुम्हारा 864 आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। तो 864 कौन से पे आ रहा था सर, डी ऑप्शन पे में आ रहा था भाई, तो इसमें डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। ठीक है सर, 26वां क्वेश्चन देखें। 26वां क्वेश्चन क्या है सर, हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड सो दैट वोवल एंड कॉन्सोनेंट आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन। ठीक है जी, तो वोवल और कॉन्सोनेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, मैं जो है वो ओड प्लेसेस पे वोवल को बिठाना चाह रहा हूँ, तो ओड प्लेसेस कितने हैं 4, वोवल कितने हैं 4,
तो 4 प्लेसेस में 4 वोवल सेट कर दिए सर। अब दूसरे वाला सर बचे हुए 4 प्लेसेस में कंसोनेंट सेट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एक केस। अब दूसरा केस क्या है सर, 6 7 8। अब के मैं क्या कर रहा हूं, वोवल्स को जो है वो इवन पोजीशन पे बिठाना चाह रहा हूं, तो भी तो अल्टरनेट हो जाएंगे ना। तो भाई 4 जगह में 4 ये, 4 जगह में 4 ये, इस तरीके से भी आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 × 24 576 यहाँ से, और दूसरे केस में भी 576। तो टोटल मिला के जो है वो 1152 आंसर आ जाएगा। तो 1152 जो है वो कौन से ऑप्शन पे है सर, सी ऑप्शन पे है। तो इसका सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ठीक है जी, अगला दिखाओ सर। ये 26वां और 25वां नेक्स्ट दिखाओ, इसी का ही है नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो 26वां हो चुका ना, हाँ सॉरी 27वां। तो 27वां क्वेश्चन दिखाओ, 25 26 हो चुके। हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। वाह क्या वो एस टी एन, इनको एक ऑब्जेक्ट मान लिया सर। यू ई आई ओ, ये अलग अलग हो गए। तो अब अपने पास कितने एलिमेंट अरेंज करने को, 5, और ये अंदर ही अंदर कितने हैं सर, 4। तो इनका मल्टीप्लाई करवा दिया, बिल्कुल सिंपल था। 120 × 24, तो ये 288 होता है भाई। तो 288 जीरो कौन से नंबर पे दे रखा है सर, बी ऑप्शन पे दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, बी। नॉर्मल था, हाँ जी सर बिल्कुल नॉर्मल था। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, हटा दें। नेक्स्ट भी तीनों एक ही उससे कनेक्टेड है क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए। चलो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती क्या है सर, अगर मैं C1 के अलोंग या फिर R1 के अलोंग एक्सपेंड करूं, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट को उसी के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, है ना। तो उसने जो है वो पूछ रखा है A11 C11, A12 C12, A13 C13। अब आप खुद ना सोच के बताओ, A11 पहला एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, ये दूसरा एलिमेंट उसी का कोफैक्टर, ये तीसरा एलिमेंट उसी का कोफैक्टर। मतलब रो पहली है, कॉलम बदल रहे हैं, है ना। हाँ, रो पहली है और कॉलम बदल रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है सर, पहली रो के अलोंग जो है वो उसने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, कॉलम नहीं सॉरी, कोफैक्टर को उसने C से रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे कोफैक्टर के लिए सिंबल होता है बड़ा A। ठीक है, कोई नहीं। तो भाई एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर, इन सबको ऐड कर रखा है। यही तो डिटरमिनेंट होता है सर, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का सिंबल क्या होता है सर, ये छोटा सा ट्रायंगल। तो ये अब इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था सर। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा। ठीक है सर। 29वां क्वेश्चन दिखाएं। 29वें क्वेश्चन में इसने क्या अलग बात करी, A21 C11, A22 C12 और A23 और C13। अब इसने क्या किया, एलिमेंट ले लिए दूसरी रो के और कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए पहली रो के। अब हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ही ऐसा देखा था, और ये प्रॉपर्टी भी होती है। अगर मैं किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो उत्तर कितना आता है सर, 0। ठीक है, कोई एग्जांपल लेके भी इसको प्रूव किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इसका आंसर कितना आएगा सर, 0 आएगा। तो इसका क्या मैच हो जाएगा सर, ए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अच्छा था भाई, अगला क्वेश्चन करने में मजा आया था। ठीक है, चलो जी देखो जी ध्यान से। A21 A31 A11, A23 A33 A13, A22 A32 A12, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ध्यान से पेशेंस रख के समझना भाई इसको। देखो जी A11 तो यहाँ आना चाहिए था सर ये यहाँ कैसे दे रखा है। ठीक है, और ये तीसरी के बीच में आ रखे हैं और दूसरी के यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा था सर, एक्सचेंज का ऑपरेशन लगेगा कि आपको R2 और R3 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी है ये तीसरी है ना। तो अगर हम रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस का निशान बाहर आ जाता है। तो एक एक्सचेंज का ऑपरेशन मैंने C2 और C3 पे एक्सचेंज का ऑपरेशन लगा दिया, तो माइनस का निशान बाहर आ जाएगा और ये कुछ ऐसा सीन ले लेगा, अगर तुम सही समझो तो, कि भाई ये वाला ऊपर की तरफ लिखा जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अभी भी कमी है सर कमी क्या है, ये जो 1 वाले हैं ये इधर आने चाहिए और जो है वो ये पहले पे आने चाहिए, पहली बात तो सर एक और एक्सचेंज का ऑपरेशन लगा दो। क्या, अच्छा इसमें तो हमने रो का एक्सचेंज किया, सॉरी शक्तिमान। तो R2 और R3 को एक्सचेंज किया।
R2 और R3 को मैं सी लिख गया था, माई मिस्टेक, ठीक है, आई अपोलोजाइज। चलो जी, इसके बाद क्या था सर, इन दोनों को एक्सचेंज बिठाना चाहिए। हाँ जी सर बिठा दिया, तो C1 और C3 का एक्सचेंज बिठा दिया, तो एक माइनस पहले था, एक माइनस और बाहर आ जाएगा। तो सर बाहर आया तो ये कुछ A11, A12, A13 और यहाँ पे A21, A22, A23 और यहाँ पे अपना ये सेम है। ठीक है सर अब फिर दिख रहा है कि भाई ये दूसरे वाले हैं, ये तीसरे वाले हैं, तो एक बार एक्सचेंज का ऑपरेशन फिर लगा दो। तो मैंने C2 और C3 को फिर से एक्सचेंज कर दिया, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया था, एक और माइनस बाहर आ जाएगा एक्सचेंज के नाम का। तो अब ये बन गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सही है, ये बन गया। ठीक है सर, अब ये ट्रांसपोज है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज है, पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू और मैट्रिक्स की जो नॉर्मली मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है, तो सर इसका आंसर तो उसी के सेम आ जाएगा, तो माइनस का निशान बचा है बाहर। तो एक्सचेंज के ऑपरेशन लगाने के बाद आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इसके। क्यों आया सर, क्योंकि ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू और ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो सेम होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो है वो देख लिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो 30 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, 1/4 पेपर जो है वो हम सोल्व कर चुके हैं पूरी एक्यूरेसी से, पूरी प्रिसीजन से, बैठ के पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, क्या क्या तरीके बतानी है, क्या कुछ बताना है, पूरे अच्छे तरीके से मैंने पेपर सोल्व किया और उसके बाद हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का मैटर है, एक्यूरेसी का मैटर, आई ट्राई टू एक्यूरेट अराउंड 100% एट दिस। चलो जी, तो 31वां क्वेश्चन है 31th क्वेश्चन। तो 31th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने जी। f ऑफ x प्लस वाई तुम्हें दे रखा है fx इंटू में fy। देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को अच्छे से किया है तो उससे हो जाएगा ये, उसमें ऐसा सही क्वेश्चन था, है ना। चलो जी, तो ये दे रखा है एंड f ऑफ 1 इज गिवन टू बी 2। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी हिंट है। तो हमें आंसर किसका निकालना था सर, समेशन x इज इक्वल टू 2n fx इज 2044। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं x और y को 1 और 1 पुट कर दूं तो प्लस में तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 1 आएगा, और 1 की वैल्यू अपने को पता थी। तो भाई ये 2 है, ये 2 है, f ऑफ 2 का आंसर कितना आ जाएगा सर, 4। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं एक को 1 और एक को 2 पुट कर दूं तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये आ गया सर 2 इंटू में 4, तो ये 8 आ गया। तो एक पैटर्न सा बन रहा है सर जीपी का कि पहला टर्म 2 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 8 आ रहा है, 4 रखने पे 16 आ जाएगा। इस तरीके का हिसाब किताब जा रहा है। तो भाई उसने बोला है कि भाई 2 से चालू करो, मतलब f ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ डॉट 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 एफ ऑफ n का आंसर 2044 उसने दे रखा है, दे रखा होगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब f ऑफ 2 का मतलब क्या था, f ऑफ 2 आ रहा था 2 की पावर 2, ये आएगा 2 की पावर 3, ऐसे करते करते 2 की पावर n इज इक्वल टू 2044, ठीक है जी। सर मजा सा नहीं आ रहा, एक इसमें 2 की कमी है, अगर 2 भी पूरा हो जाए तो पूरा पैटर्न ही ना बन जाएगा। तो 2 को दोनों तरफ ऐड कर लो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 2 की पावर n इज इक्वल टू 2044 प्लस में 2। इतने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बन गया सर, जीपी। इस जीपी का ये कितना है 2, आर कितना है 2, एन कितना है n, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, और एस एन कितना है सर, ये हो गया 2046, है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सर, ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 2046, ऐसा उसमें दे रखा था। ए की वैल्यू इज 2, ये 2 की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2046। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो भाई ये 2 से ये कट जाएगा 1023 पे, 2 माइनस 1 1 होता है, तो 2 की पावर n दिस इज इक्वल टू 1023, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024 विच इज 2 की पावर 10। तो n का उत्तर कितना आ जाएगा सर, 10। आसान था, अच्छा था, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर जो है वो सी मैच कर जाएगा, नॉर्मल। हाँ जी सर, बिल्कुल नॉर्मल। चलो जी, नेक्स्ट दिखाओ सर 32वां, इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं इसका कौन सा पोर्शन यहाँ से मिटा देता हूँ, ऊपर वाला लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। इसी पे बेस्ड है सर आगे 32वां क्वेश्चन भी। तो 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनाए जी। समेशन x1 से लेके 5 तक f ऑफ 2x माइनस 1, इसका आंसर निकालना है, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। अगर मैं x की जगह 1 रख दूंगा तो मेरा f ऑफ 1 आ जाएगा, 2 रख दूंगा तो 2 दूना 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ऐसे ही f ऑफ 5 आ जाएगा, ऐसे ही f ऑफ 7 आ जाएगा, ऐसे ही f ऑफ 9 आ जाएगा,
ठीक है, हमने पैटर्न तो देख ही लिया, f of 1 is 2 की पावर 1, f of 2 is 2 की पावर 2, f of 3 is f 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 9। सीधा भी आंसर निकाल सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। मैंने तो सीधा ही कर दिया था ये 8 32 128 512, तो 16 साल करके मेरा तो 682 आ गया था सीधा ही। ठीक है सर, मैं तो फार्मूले से जाऊँगा, चॉइसेस योर्स, ए इज 2, आर इज 8/2 4, एन इज 5, अपने फार्मूले से सम से निकाल लो। एक ही बात है सर, आप ही ना निकाल के बता दो, लो जी हम निकाल के बता देते हैं, एक ही ना बात है। तो 2 इंटू में 4 की पावर 5 मतलब 1024 माइनस 1 बाई में 3, तो 2 इंटू 1023 बाई में 3, तो 3 4 1 है ना, सही कर दिया। अगर बाबा जी में गलती कर दी 682, हाँ सही था भाई। ठीक है जी, तो 682 का आंसर कौन सा मैच कर गया, ये 682 बी ऑप्शन पे आ रहा था। तो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो, चॉइसेस। ठीक है, ये वाला तो क्योंकि छोटा ही था तो ये इससे ही हो गया था जमा करके। ठीक है जी, नेक्स्ट दिखाओ ऐसा ही। ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन भी इसी से ओरिएंटेड है, तो एक बार देखते हैं भाई 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसकी मंशा। ओह रेड पेन आ गया, चलो कोई नहीं। 1 से लेके 6 तक है, 2 की पावर x और fx ऐसा चल रहा था भाई। ठीक है जी, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 की पावर 1 f of 1 प्लस 2 की पावर 2 f of 2 प्लस ऐसे करते करते 2 की पावर 6 f of 6 ऐसा आ जाएगा। अब f of 1 मतलब 2 की पावर 1 आ रहा था, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 2 की पावर 6, ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 2 की पावर 2 2 की पावर 4 2 की पावर 6 2 की पावर 8 2 की पावर 10 2 की पावर 12, सीधा जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो फार्मूला लगाओगे तो आना ही है। ए इज इक्वल टू 4 हो गया, आर देख लो 16/4 इज 4, एन इज 6, तो सम का फार्मूला इज ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो ये तुम 16 साल करोगे तो तुम्हारा 5460 आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन डी, नॉर्मल था। हाँ जी सर, बहुत आसान था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से दे रखा था 11वीं क्लास की, देखो समझो कितनी जरूरी है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अच्छे से करना। सिर्फ स्कूल के पेपर पढ़ने से नहीं होगी बात, आपको उसे समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी ना बात बनेगी। देखो जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। A university awarded medals in basket, football and volley. Only X student where X is less than 6 got medal in all. तो कौन कौन से गेम थे सर, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल। इन सब का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं सर, x where x is less than 6। ठीक है जी, इन सब के यूनियन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं सर, 15x, वो उसने दे रखे हैं। ठीक है जी, और तीनों में इंडिविजुअल कितने कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बास्केट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वॉलीबॉल इज x प्लस 25 दिस, 5x दिस और 4x प्लस 15 दिस, ये उसने दे रखा है। ठीक है, हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो ये आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम से देखोगे तो बड़ी ध्यान से समझ में आ जाएगा कि एरिया कौन सा है। एग्जैक्ट 2 में तो ये एरिया आता है सर, ये एरिया आता है और ये एरिया आता है। अब ये एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, दो वाले जो यूनियन है ना, सॉरी इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन एफ प्लस बी इंटरसेक्शन बी प्लस एफ इंटरसेक्शन बी, इसको तुम अपना क्या मान लो, एक्स तो इसने मान ही रखा, वाई मान लो अपना। ठीक है, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन एफ यूनियन बी, इन तीनों का यूनियन किसके बराबर होता है सर, बी वाले प्लस एफ वाले प्लस वी वाले माइनस ये सारा का सारा यानी कि माइनस वाई प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये फार्मूला समझ में आया, ये आता है पूरा का पूरा यहाँ पे माइनस में, मैंने इसको वाई मान रखा तो मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है जी, ये था 15x, ये था 5x, ये था 4x प्लस 15 और ये था x प्लस 25 माइनस में y प्लस में x। तो ये सोल्व करके आ गया भाई 5x 4x 9x 10 11x प्लस में 40 माइनस में y इज इक्वल टू 15x। सही हो गया, हाँ जी सर। तो y की वैल्यू निकालनी थी मेरे को, तो ये आ गई मेरी 40 माइनस 4x, तो ये y की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अब सर इससे एग्जैक्ट 2 कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। एग्जैक्ट 2 का मतलब क्या है सर,
जो दो वाला एरिया है, दो वाला ये तीनों का एरिया था, इसमें से ये घटा दो छोटे वाला। ये छोटे वाला कितनी बार घटेगा सर? 3 बार। 3 बार कैसे? एक बार इन दोनों के इंटरसेक्शन में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों वाले के इंटरसेक्शन में से तीनों का कॉमन घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड एरिया पाने के लिए आपको दो वालों में से मतलब y में से 3 दफा x जो है वो घटाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो y था अपना 40 माइनस 4x और माइनस में 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 40 माइनस 7x। तो 40 माइनस 7x पे कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा सर? सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। नॉर्मल सी बात थी। ठीक है जी। अब 35वां क्वेश्चन भी इसका यहीं पे दिख रहा है क्या? ये कट तो नहीं गया? हाँ दिख रहा है, दिख रहा। चलो जी। तो 35वां क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी रिसीव्ड इन एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया? या तो एग्जैक्ट 2 या फिर 3। अब एग्जैक्ट 2 का तो हम निकालना चुके हैं और इसमें x और जोड़ दो तो 40 माइनस 6x आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तुमने पहला कर लिया तो ये। ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा भाई? डी ऑप्शन जो है वो इसका मैच कर जाएगा। ठीक है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट दिखाएं 36 क्वेश्चन। मिटा दें? हाँ जी। तो अब 36 देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। 36 भी कति आराम से चमक जाएगा। चलो जी चमकाओ जी सर। सर 36 वाला चमकाओ। तो 36 वाले के लिए भी हमने वेन डायग्राम में ये बना लिया है। ठीक है। अब उसने बोला है हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्ट 1। तो एग्जैक्ट 1 अगर मेरे को निकालना है तो पहले तो एरिया शेड करना चाहिए। तो एरिया कौन कौन सा आ रहा है सर? ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है। मतलब सर जो ये हम एटलीस्ट 2 वाला निकाल चुके हैं, मतलब 2 और 3 वाला, इसका बिल्कुल अपोजिट एरिया निकालना है ना। तो 15x में से उसको घटा दो, है ना। चलो करके दिखाता हूं मैं। एग्जैक्ट 1 का मतलब क्या हो गया सर? यूनियन तीनों का माइनस एटलीस्ट 2। ये समझ पाए तो बात बने। अब सर यूनियन देखो वेन डायग्राम से साफ क्लियर हो रहा है ना। यूनियन का मतलब तीनों गोलों का एरिया, उसमें से अभी तो हम निकाल के आए हैं ना ये 3 वाला, 2 वाला और 3 वाला, मतलब एटलीस्ट 2 वाला। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 वाला और उसमें 3 वाला भी ऐड कर दिया। तो एटलीस्ट 2 वाला अगर मैं यूनियन में से घटा दूं तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है। तो सर यूनियन था अपना 15x और ये एटलीस्ट 2 वाला आया था 4x माइनस दिस। तो आंसर आ जाएगा 21x माइनस वही 40 माइनस 6x आया था ना, सॉरी शक्तिमान। तो ये आ जाएगा 21x माइनस 40। इतना आसान था भाई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा सर? ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड था कि पिछले वाले क्वेश्चन का हमने ये जवाब। देखो ये जब सीरीज में क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहले वाले का आंसर आया 40 माइनस 7x, फिर x जोड़ दिया तो 40 माइनस 6x, फिर इसका यूज करवा लिया। तो ये इस तरीके से कनेक्शन रहता है। ठीक है। ठीक है जी। तो 36 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। मिटा दें? हाँ जी सर बिल्कुल मिटाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहा है। हाँ जी सर। तो 37th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन। तो 37th क्वेश्चन देखें भाई। ए मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है 0 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 0 और कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 0। ठीक है जी। इसका ट्रांसपोज यहीं पे लिख लो। तो 0 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 0। ऐसा कुछ हमने देख लिया। ठीक है सर। अब ए मैट्रिक्स को उसने बोला है P प्लस क्यू है और इसमें P जो है वो सिमेट्रिक है और क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर। तो P और Q की वैल्यू निकालने को बोला है। ये दो क्वेश्चन है। ठीक है। हमें पता है हम ए को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये हमें पता था। अब ये हिस्सा सिमेट्रिक होता है, ये हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये भी पता है अपने को। ठीक है जी। मतलब P जो है वो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा और Q जो है वो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए और ए ट्रांसपोज को इनको तुम अगर ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है बच्चों? 0 में 0 ऐड किया इज 0, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर इज 1, कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर, ये सारा करेंगे हम। तो ये जो हम भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखे हुए हैं वहाँ 1 आ जाएगा, बाकी में 0 आ जाएगा और बाई में 2 भी था। तो P मैट्रिक्स का आंसर जो है वो तुम्हारा ऐसे ही सोल्व करोगे तो 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 और 0 बहुत आसानी से क्रैक हो गया। हाँ जी सर। सर क्यू मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 0 माइनस 0 इज 0,
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस टू थीटा, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज माइनस कोस टू थीटा। तो कोस टू थीटा अगर मैं बाहर ले लूं तो बिल्कुल ही ना सेम बनेगा, ये 0, ये प्लस का 1/2 कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है तो माइनस का 1/2, ये 0, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो 1/2, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1/2, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर माइनस 1/2, ऐसा कुछ। ठीक है सर, तो ये तुम्हारे 37वां और 38वें क्वेश्चन का जवाब था। ठीक है, 38वें क्वेश्चन में तुमसे क्यू मैट्रिक्स पूछी गई थी और 37वें में तुमसे पी मैट्रिक्स पूछी गई थी। तो पी वाले का आंसर कौन सा मैच हो गया सर? ऑप्शन ए मैच हो गया, और क्यू वाले का कौन सा ऑप्शन मैच हो गया सर? डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, हमने इसमें फॉर्मूला क्या लगाया भाई? इसमें तो लगाया साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज 1, और इसमें लगा है कोस टू थीटा इज कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, क्योंकि हमारा घटाने पे बनेगा कोस स्क्वायर माइनस साइंस स्क्वायर या फिर साइंस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, उस हिसाब से प्लस माइनस आ चुके हैं। ठीक है सर, हाँ जी सर, बिल्कुल मैच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन। ठीक है, तो मिटा देते हैं ये। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ सर, 39वां क्वेश्चन दिखाओ सर, 39वां क्वेश्चन दिखाओ। हाँ जी सर, 39वां क्वेश्चन। तो 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने भाई। ठीक है जी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं, 0 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 0 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया सर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और 0। ठीक है भाई, तो ये आएगी। ठीक है जी, अब इसके पहले तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ये कट गया, माइनस का साइन की पावर 4 थीटा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में ये कट गया, कोस की पावर 4 थीटा, है ना। तो आंसर आ गया सर कोस की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा, ये आंसर आ गया भाई डिटरमिनेंट का। ठीक है, अब मेरे को इसकी कम से कम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम कैसे अप्रोच लेंगे, देखो भाई ध्यान से। ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ना। ठीक है सर, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ सर? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस माइनस में, क्योंकि इस साइड आ जाएगा 3ab इंटू में a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये किसका है सर? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये किसका है सर? कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। हाँ जी सर, बिल्कुल है, बहुत आसानी से दिख रहा था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू में b इंटू में a प्लस बी। अब इसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 था ही। ठीक है, अब साइन कोस जहां भी दिख जाए, हमारा जी करता है सर साइन टू थीटा का फार्मूला बना लिया जाए। बिल्कुल बना लो भाई। तो 3 इंटू 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 के स्क्वायर से डिवाइड, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, तो ये आ गया 1 माइनस 3/4 इंटू में साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, या साइन टू थीटा की। अब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर? 1 रख दो। तो भाई डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4 इंटू 1 करके 1/4। तो 1/4 क्या है सर? 1/4 है अपना कौन सा ऑप्शन सर? ए ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई, ए ऑप्शन इसका। ठीक है, 39वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम 40th क्वेश्चन से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।